गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करे होंगे। आज है 19 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके को भी। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन ऑफ द डे, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो आपको याद रखने हैं 7 चरणों में होने वाले हैं हमारे 18वीं लोकसभा के गठन के लिए जो कि आम चुनाव होने हैं, तो उनको 7 चरणों में किया जाएगा। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम है राजीव कुमार, जो कि 16 अप्रैल 2024 को जो कि 18वीं लोकसभा का गठन होगा उसके लिए 7 चरणों में आम चुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ किस देश ने अपना पहला ड्रैगन फायर को लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा भी हाल ही में ड्रैगन फायर को लॉन्च कर लिया गया है। नेक्स्ट है परोपकार कार्य के लिए किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को आपको याद रखना है इनका नाम, जिनके द्वारा परोपकारी कार्य के लिए इन्हें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट की बात करें तो अभी हाल ही में किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने अभी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है मैथ्यू वेड, जिनके जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में संन्यास लेने की बात की गई है। किस से? तो याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की गई है। इसी के साथ भारतीय सेना ने अपना पहला अपाचे स्क्वाड्रन कहां पर स्थापित किया है? तो जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने परिवारों ने जो कि पंजीकरण कराया है? तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के द्वारा अभी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण कराया गया है। इसी के साथ डब्ल्यूपीएल यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा आपको याद रखना है जीत लिया गया है। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि पर्पल कैप किसके द्वारा जीत ली गई है और ऑरेंज कैप पर्टिकुलर किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे की। तो मैंने आप लोगों से 16 मार्च का इंपॉर्टेंट डे को जो कि डिस्कस नहीं किया था, तो एक बार हम लोग यहाँ पे जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 16 मार्च को अगर हम बात करें जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया है, तो इसके लिए क्यों मनाया जाता है, क्या इसका पर्पस है, तो इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बात करें अगर कि याद रखिएगा 16 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो मानव शरीर में टीके के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। टीकाकरण जो कि आधुनिक चिकित्सा की एक आधारशिला है और इसे दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये याद रखेंगे। इसी के साथ 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो कि दुनिया में पोलियो से मुक्ति दिलाने के लिए वैश्विक पोलियो का उन्मूलन की पहल की शुरुआत की गई थी 1988 में। वहीं 1995 की बात करें जब भारत सरकार ने देश से पोलियो को खत्म करने के लिए प्लस पोलियो टीकाकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई और यहाँ पे WHO के द्वारा। इसी के साथ तब से अगर हम बात करें तो 16 मार्च को ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की गई है, ताकि लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके कि उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, ताकि वो लोग स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 19 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में भारत और किसने फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आपको देखने को मिलेगा भारत के साथ मिलकर फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए $23 मिलियन के लिए ऋण देने के लिए राजी हो गया है, यानी कि वो लोग हमें ऋण देंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसे आप लोग एडीबी कहते हैं, इसके द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में गुणवत्तापूर्ण फिनटेक शिक्षा अनुसंधान और नवाचार तक पहुंचने के लिए $23 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं गिफ्ट सिटी भारत के वित्तीय सेवाओं और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और गुजरात राज्य सरकार की एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस परियोजना के द्वारा फिनटेक शिक्षा को मजबूत करना है, स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाना है, वही फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा।
जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय फिनटेक संस्था को स्थापित करने की उम्मीद है। तो इस बात को आपको याद रखना है। वही एडीबी की बात करें, जिसके द्वारा कार्यक्रम जलवायु, फिनटेक और नियामक प्रौद्योगिकी, सामाजिक समावेशी और वित्त में लैंगिक समानता में नवीन संसाधनों और प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान पर समर्थन करेगा। इसी के साथ ये परियोजना जो कि राज्य फिनटेक तत्परता सूचकांक को स्थापित करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक नए समाधान विकसित करने में भी मदद करेगी। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अच्छा बताइए कि हमारे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसकी शुरुआत तो होती है 2015 से, और इसको हमें लेके कब तक चलना है, तो 2030 तक हमें इसे लेके चलना है, ठीक है ना। ताकि हमारे पास कुछ टारगेट रखे गए हैं। कितने टारगेट रखे गए हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं एक बार फटाक से। तो एशियाई विकास बैंक जो कि एक क्षेत्रीय बहु विकास बैंक देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 में आपको देखने को मिलेगा इसकी स्थापना होती है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के विकासात्मक गतिविधियों के लिए संचालन हेतु उन्हें ऋण देने का काम करता है। इसी के साथ एडीबी क्या करता है, अपने सदस्य देशों और भागीदारों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, अनुदान और इक्विटी निवेश के लिए भी ये काम करता है, ताकि जो भी पर्टिकुलर इसके मेंबर वाले कंट्री हैं वो क्या करें, यहाँ से ऋण ले, अनुदान ले और इक्विटी में निवेश करें, ताकि वहां का देश की जो स्थिति है तो वो अच्छे से आगे चल सके देश, और वहां पे आर्थिक विकास हो और सामाजिक विकास हो, इसके ऊपर ही काम करता है। मेन फोकस इनका ये होता है। वहीं ये सदस्य की बात करें जो कि तकनीकी सहायता में भी ये पैसे देने का काम करता है, ताकि जो भी देश है, जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सदस्य देश हैं, उसको बढ़ाया जा सके, वहां की स्थिति को हम लोग बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। 1996 में जो कि बैंक में 31 संस्थापक देश थे इनके द्वारा, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 68 सदस्य हैं। जब इसको बोल सकते हैं कि जब 19 दिसंबर 1966 को जब स्थापित किया गया था, उस समय 31 इसमें जो कि संस्थापक मेंबर थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 68 हो गए हैं। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाएगा, ठीक है। मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो फिलीपींस आपको याद रखना है। मनीला में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर है ये, एशियाई विकास बैंक देखने को मिलेगा। और इसके अगर हम बात करें एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो जापान के मासा तुशुंग आसवाका है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ये अपनी स्थापना के बाद हमेशा से एक जापानी ही रहे और एडीबी के द्वारा इनके द्वारा अध्यक्ष भी रहे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रसार भारती की बात करें तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या है, इनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। क्या नाम है, नवनीत कुमार सहगल, आपको नाम याद रखना है। इन्हीं को क्या बनाया गया है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो नवनीत कुमार सहगल की बात करें, इन्हें अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। इससे अगर पहले की बात करें तो पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है सूर्य प्रकाश इनका नाम था, जो कि ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो इस वर्ष आपको याद रखना है, जो कि अभी हाल ही में नवनीत कुमार सहगल को जो कि अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये 7वें अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें तो ये अध्यक्ष के जो कि प्रसार भारती का जो अध्यक्ष बोल सकते हैं, ये पद जो कि आपको देखने को मिलेगा 4 साल तक ये खाली रहा। इसी के साथ सूर्य कुमार प्रकाश, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में ही समाप्त हो गया, तब से लेकर अब तक जो कि आपको देखने को मिलेगा ये पद खाली रहा था। अभी हाल ही में नवनीत कुमार सहगल को अभी अध्यक्ष चुन लिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य कुमार कि वर्ष 2024 से लेकर लगातार ये 2 वर्ष तक का इनका कार्यकाल रहा, जहां पर इनके द्वारा फरवरी 2020 में रिटायर हो गए थे। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि नियुक्ति कौन कराता है, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक जारी अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति की चयन समिति की सिफारिश पर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति कर ली गई है। वहीं कार्यकाल की बात करें तो नवनीत कुमार सहगल का कार्यकाल जो कि ग्रहण करने की तिथि से यानी कि 3 वर्ष तक की होगी, या फिर बोल सकते हैं कि 70 वर्ष, जो भी इन दोनों में से पूरा हो जाएगा तब तक ये इस पद पर रहेंगे, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। ये रहा इनका टेन्योर। अब बात करते हैं प्रसार भारती के बारे में। तो प्रसार भारती एक आपको संवैधानिक स्वायत्त निकाय देखने को मिलेगा। प्रसार भारती जो कि देश का एक सरकारी प्रसारण केंद्र है। प्रसार भारती आपको देखने को मिलेगा भारत का लोक सेवा प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया, जो कि 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद ही रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं और आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो
दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्वायत्तता को प्रदान करना इसका काम है। वहीं जिससे जनता को जागरूक करने के साथ उनका मनोरंजन करने का भी काम कौन करता है, तो प्रसार भारती के द्वारा ही किया जाता है। प्रसार भारती के द्वारा लोक प्रसारण सेवाओं को संगठित और संचालित करने का भी काम किया जाता है। आकाशवाणी की बात करें जो कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि रेडियो नेटवर्क के लिए काम करता है। वहीं दूरदर्शन जो कि टेलीविजन नेटवर्क के प्रमुख घटक के रूप में देखे जाते हैं। प्रसार भारती के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है निखिल चक्रवर्ती। क्या नाम है, निखिल चक्रवर्ती, जो ये आपको देखने को मिलेंगे। प्रसार भारती के ये कौन थे, पहले अध्यक्ष थे। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया जो कि कौन है, तो सब कुछ अच्छे से बता दिया है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का कंफ्यूजन जरूर से बोल सकते हैं कि खत्म करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए असम में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि 645 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है शिपिंग मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पर, असम में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो भारत में जहाज रानी मंत्रालय ने असम में ब्रह्मपुत्र में बेसिकली 6,645 करोड़ रुपए की जल मार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई। यहाँ पर नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर केंद्र के द्वारा वित्त सहायता को लागू किया जाएगा। इन परियोजना में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम बात करें यहाँ पर जैसे कि धुबरी और मांजुली में रणनीतिक स्थानों पर स्लिपवे निर्माण किया जाएगा। वहीं उत्तरी लखीमपुर और घग्गोर असम के बारपेटा जिले में बोल सकते हैं बाहरी में नए यात्री टनल शामिल होंगे। इसका गोलपारा और गुईजान, कुरुआ और धुबरी, दिशांगमुख और मोटमेरा में अतिरिक्त यात्री बोल सकते हैं यहाँ पे टनल बनाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इस परियोजना को जो कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है, तो यहाँ से यही भी क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्टिकुलरली जो कि अभी जो कि भारत के जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा असम में जो कि ब्रह्मपुत्र पर 645 करोड़ रुपए की जो कि जल मार्ग की परियोजना को मंजूरी दी गई है, वो किसके अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, सागरमाला कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किसने सागर परिक्रमा पर पुस्तक का विमोचन किया है, तो इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, देखने को मिलेंगे। तो इनके द्वारा भी हाल ही में सागर परिक्रमा के ऊपर इनके द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिनकी इमेज देख रहे हैं। इनका नाम है क्या नाम है, पुरुषोत्तम रूपाला। आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो आपको देखने को मिलेंगे पुरुषोत्तम रूपाला जो कि एक केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं। इनके द्वारा अभी हाल ही में गुजरात के राजकोट में सागर परिक्रमा पर पुस्तक के लिए जो कि वीडियो को जारी किया गया है और पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य जो कि सागर परिक्रमा यात्रा का विवरण देना है, जिसमें समुद्री मार्ग, संस्कृति और भौगोलिक अन्वेषण, वहीं सागर परिक्रमा के सभी 12 चरणों में उल्लेखनीय प्रभावों जैसे विविध तत्वों के ऊपर सामग्री को इसमें पेश किया गया है। इसी के साथ सामग्री जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सागर परिक्रमा का पुस्तक में 7 अध्याय दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको सागर परिक्रमा में उत्पत्ति, पश्चिमी तट और पूर्वी तट की यात्रा का अवलोकन करने और विस्तृत कवरेज और मुख्य यात्रा को शामिल करने की बात की गई है। तो ये सारे 7 अध्याय हैं, इनमें इन सभी बातों को बताया गया है। वही ये दस्तावेज जो कि तटीय मछुआरों की चुनौतियां व उनकी संस्कृति व भारत की धार्मिक और पारंपरिक मत्स्य पालन विरासत की जानकारी भी इस पुस्तक से ही आपको मिल जाएगी। तो ये पुस्तक याद रखिएगा किसके द्वारा विमोचन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि आपको देखने को मिलेंगे केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मुस्तफा की बात करें जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, तो ये फिलीपींस के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हाल ही में इनके द्वारा अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के, फिलीपींस के। अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया गया है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति कौन है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पीएम कौन है, तो दोनों चीजों को याद रखना आपको, ठीक है। मुस्तफा जो कि आपको देखने को मिलेंगे एक अमेरिकी शिक्षित अर्थशास्त्री है, वहीं हमास के शासन के तहत गाजा के पूर्ण निर्माण प्रयासों का देखरेख करने और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अग्रणी फिलिस्तीनी व्यापारिक हस्तियों में से एक देखने को मिलेंगे। पिछले प्रधानमंत्री मोहम्मद सतेह ने पिछले महीने अपनी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया था। तो नई नियुक्ति हुई है कहां पर, फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा और यहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है महमूद अब्बास, दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में एनसीएल के नए सीएमडी नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है बी साईराम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं को अभी हाल ही में एनसीएल के नए सीएमडी
आइए बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो बी साई राम जो कि अभी हाल ही में एनसीएल यानी कि एनसीएल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नदन कॉलीफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। एनसीएल जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। वहीं इस पद पर बी साई राम के द्वारा अभी कार्यभार को जो कि ग्रहण किया गया है। वहीं साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों का बोल सकते हैं कि इनके पास ज्ञान है और अनुभव है, और विशाल भंडार इनके पास है, क्योंकि इनके पास 33 वर्षों का बोल सकते हैं कि अनुभव है। वही एनआईटी रायपुर के एक प्रतिष्ठित स्नातक खनन और इंजीनियर साईराम ने कोयला उद्योग के भीतर खदान संचालन, योजना, रसद और नियामक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव इनके पास है। इसलिए इन्हें अभी हाल ही में एनसीएल के रूप में, एनसीएल के यहाँ पे इनके द्वारा नियुक्ति कर दी गई है सीएमडी के रूप में। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। अभी हालिया नियुक्ति की बात करें तो किस किस की किस चीज में नियुक्ति हुई है, इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लें। तो विदेश सचिव बने हैं, क्या नाम है, विनय मोहन क्वात्रा, जो कि इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, इस ये आपको याद रखना है। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी, जो कि इससे पहले कौन थे, मनोहर लाल खट्टर थे, इनकी जगह पे बने हैं नायाब सिंह सैनी। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ सतर्कता आयुक्त की बात करें तो एएस राजीव याद रखेंगे इनका नाम, जिन्हें अभी हाल ही में सतर्कता आयुक्त चुना गया है। वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो किशोर मकवाना को चुना गया है। तो ये हालिया में, या बोल सकते हैं जो कि हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है उनको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो इनका नाम है मैक्स वेस्टेपन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनके द्वारा अभी हाल ही में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया गया है टाइटल। तो इनकी इमेज देख लीजिए। आइए बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो रेड बुल के मैक्स वेस्टेपन के द्वारा जो कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में पोल पोजीशन की शुरुआत में इनके द्वारा अपना टाइटल जीत लिया गया है, सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स। वहीं अगर बात करें 2024 में फॉर्मूला 1 सीजन में रेड बुल का लगातार ये 2-1-2 समापन रहा। वहीं पहली बार था जब पिछले साल 22 रेसों में से रिकॉर्ड यानी 19 के विजेता रहे कौन, मैक्स वेस्टेपन। ठीक है, मैंने अभी पिछले साल आपको पढ़ाया था, तो कितने सारा इनके द्वारा बोल सकते हैं कि जीत हासिल की गई, और इस सीजन की पहली 2 रेस जीत ली गई है इनके द्वारा भी शुरुआत में ही। इसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे सोर्जिया पेरेज, जो कि रेड बुल के दूसरे स्थान पर रहे, और फेरारी के लिए चार्ल्स लेकर जो कि तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिले। पिछले सितंबर में जापान से आए वेस्टेपन के लिए ये लगातार 9वीं जीत रही। वहीं 26 वर्ष के डच ड्राइव के करियर में इनके द्वारा 56 बोल सकते हैं कि 56वीं जीत रही है। तो इनके द्वारा बोल सकते हैं कि 56, ये बेसिकली 26 वर्ष की है, लेकिन इनके करियर की जीत कितनी है, ये 56 रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके साथ याद रखना है। इनके द्वारा अपने करियर का 100वां पोडियम भी था, और जबकि रेड बुल की ये 115वीं जीत थी। उन्होंने सर्वकालिक सूची में विलियम से आगे चौथे स्थान पर पहुंच को बरकरार रखा। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी। और यहाँ से ग्रैंड प्रिक्स के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको याद रखना है। आगे आने वाले टाइम में भी इन्हीं के द्वारा देखते हैं कि जीत हासिल की जाती है कि नहीं। वैसे मोस्टली इन्हीं के द्वारा पिछली बार भी की गई थी, तो आपको याद रखना है ये नाम मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अभी हाल ही में इस वर्ष की ओके तो हाल ही में इस वर्ष की उत्कृष्टतम महिला मीडिया पर्सनल के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार संयुक्त रूप से किसने जीता है, तो इनका नाम है, इनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पे पहले, जिनका नाम है ग्रीष्मा कुठार, और इसी के साथ गीतिका चोपड़ा, दोनों नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा अभी जीत लिया गया है क्या, चमेली देवी जैन पुरस्कार इस साल का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इनकी इमेज आप लोग देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सनल के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 का अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि स्वतंत्र पत्रकार जिनका नाम है ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की है रितिका चोपड़ा, इन्हें संयुक्त रूप से अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही वर्ष की अगर बात करेंगे, जो कि इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इन्हें संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से नवाजा गया है, और इनके चैनल का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो गीतिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस से देखने को मिलेंगी, और ग्रीष्मा कुठार की बात करें तो ये स्वतंत्र पत्रकार से आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ग्रीष्मा कुठार की जो कि एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार है, जो कि मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में इनके द्वारा गहन शोधन और लंबी चौड़ी रिपोर्ट की खोजबीन की गई, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी रिपोर्ट द
कारवां और अल जजीरा जैसे प्रकाशनों में छापी जाती है। वहीं रितिका चोपड़ा की बात करें, जो कि इंडियन एक्सप्रेसवे दिल्ली में प्रमुख और राष्ट्रीय ब्यूरो यानी सरकारी और राष्ट्रीय शिक्षा संपादन में इनके द्वारा काम किया गया। सरकारी नीति हो, चाहे शिक्षा हो या भारत के चुनाव आयोग के समाचार हो, इन ये सभी इनके द्वारा इन सभी समाचारों के कवरेज को ये देखती हैं। इसलिए रितिका चोपड़ा को आपको नाम याद रखना है और ग्रीष्मा कुठार, ठीक है, इन दोनों का नाम। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो इस पुरस्कार के बारे में जान लें, जो कि इस साल की महिला मीडिया पर्सनल चुना गया है, जो कि मैंने आप लोगों को नाम बता दिया है। वहीं आप जान लेते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो कि स्थापना कब की गई थी इसकी, 1980 में इसको स्थापित किया गया था मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। अब जान लेते हैं यहाँ पर चमेली देवी जैन कौन थी। तो आपको देखने को मिलेंगे चमेली जैन देवी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी और इनके द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार इन्हें जेल में भी डाला गया है। पहला पुरस्कार की बात करें तो 1982 में दिया गया और तब से ये हर साल ही इस पुरस्कार का अनाउंसमेंट होता है। तो पुरस्कार जो कि आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक विकास के लिए काम किया गया हो, चाहे राजनीतिक के फील्ड में किया गया, लैंगिक समानता के लिए किया गया, मानव अधिकार, स्वास्थ्य संघर्ष या फिर उपभोक्ता मूल्यों जैसे क्षेत्रों में भी प्रभावशाली पत्रकारिता को मान्यता देते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उस पर्सन को। तो इस साल का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 में पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को असाधारण कार्य और उनके योगदान को सम्मान करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो टाइगर वुड्स की बात करें तो इन्हें अभी बॉब जोन्स पुरस्कार यानी कि यूएसजीए के द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इन्हें नवाजा गया है। इसी के साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 भी दिया गया है। इसमें यातीन भास्कर दुग्गल देखने को मिलेंगे, इन्हें फर्स्ट मिला है यहाँ पे प्राइज। वहीं वैष्णव पिचाई को देखने को मिलेंगे, सेकंड मिला है और कनिष्क शर्मा को थर्ड मिला है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में WPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग ट्रॉफी 2024 किसने जीत लिया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसी के साथ आप ये भी बताइएगा कि उप विजेता भी कौन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो अभी हाल ही में परोपकारी कार्य के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया, ऑप्शन आप सभी के सामने कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और मेरे लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। बाय बाय गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।